आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें आपको सिर्फ सुनना है। देखने से क्या होता है, वीडियो को हम बार बार देखते हैं तो बहुत जल्द भूल जाते हैं, सुनने से हमेशा के लिए याद रहता है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको खुद समझ में आएगा, जो वीडियो को देखने के बाद आपको कितना जल्दी समझ में आ जाएगा। और एग्ज़ाम में किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आए तो आप बना लेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो सबके लिए है। खिलजी वंश के बाद दिल्ली में तुगलक वंश 1320 से 1413 सत्ता में आया। तुगलक वंश ने सल्तनत के इतिहास और संस्कृति में एक महत्वपूर्ण काल का गठन किया। कारखानों या फैक्ट्री की स्थापना के कारण जहां आर्थिक जीवन में तेजी आई, वहीं नहरों के निर्माण से कृषि सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई। अंतर्देशीय तथा समुद्री व्यापार में वृद्धि हुई एवं शहरीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई। शहरी केंद्रों, स्कूलों, मस्जिदों और सार्वजनिक भवनों का भी प्रसार हुआ। तुगलक वंश के महत्वपूर्ण शासक गयासुद्दीन तुगलक, गाजी मलिक। तुगलक वंश का संस्थापक गाजी मलिक था, जो 1320 में गयासुद्दीन तुगलक के रूप में सिंहासन पर बैठा। कुछ समय शासन करने के बाद 1325 में उसकी मृत्यु हो गई और उसका पुत्र मुहम्मद तुगलक गद्दी पर बैठा। तुगलक के अधीन दिल्ली सल्तनत और अधिक सुदृढ़ हुई। कई बाहरी क्षेत्रों को सल्तनत के सीधे नियंत्रण में लाया गया। उन्होंने तुगलकाबाद के किले वाले शहर का निर्माण किया, जो राजधानी और रक्षा के लिए बनाया गया एक मजबूत किला था। मुहम्मद बिन तुगलक अपने पिता की मृत्यु के बाद वह दिल्ली का सुल्तान बना। हालांकि कुछ इतिहासकारों द्वारा उसे अपने पिता की मृत्यु के लिए दोषी ठहराया गया है। सुल्तान राजत्व के दैवी अधिकार सिद्धांत में विश्वास करता था। उदार नीति का पालन करते हुए उसने जाति, पंथ या धर्म से परे अधिकारियों की नियुक्ति की। उसने अपनी हिंदू प्रजा के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया। उसने विजय की नीति अपनाई और खुरासान, नगरकोट, कराजाल, मेवाड़, तेलंगाना तथा मालाबार में अभियान दल भेजे। कई एशियाई देशों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए गए। उसका साम्राज्य मध्यकालीन सुल्तानों में सबसे व्यापक था। उसने बेगमपुरी मस्जिद के साथ साथ जहांपनाह का शाही निवास भी बनवाया। फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद तुगलक का चचेरा भाई फिरोज या फिरोज शाह तुगलक वर्ष 1351 में सिंहासन पर बैठा और वर्ष 1388 तक शासन किया। हालांकि सुल्तान अपने पूर्ववर्तियों की तरह एक सक्षम सैन्य नेता नहीं था, फिर भी वह शहरों, स्मारकों और सार्वजनिक भवनों का एक महान निर्माता था। सुल्तान ने गैर मुसलमानों पर कर सहित इस्लामी कानूनों द्वारा स्वीकृत 4 कर लगाए। वर्ष 1361 में जाजनगर, ओडिशा में उसके अभियान ने प्रसिद्ध पुरी जगन्नाथ मंदिर को नष्ट कर दिया। फिरोज शाह की उपलब्धियां। फिरोज शाह तुगलक ने अपने राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास हेतु प्रमुखता से कार्य किया। दीवान-ए-खैरात, दान के लिए कार्यालय, दीवान-ए-बुंदगान, गुलामों का विभाग, सराय, विश्राम गृह व्यापारियों और अन्य यात्रियों के लाभ के लिए, 4 नए शहर, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और हिसार। उसने निम्न नहरों का निर्माण किया: यमुना से लेकर हिसार शहर तक, सतलुज से घग्गर तक, घग्गर से फिरोजाबाद तक, हरियाणा में मांडवी और सिरमौर की पहाड़ियों से हांसी तक फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाए गए कर, खराज, भूमि कर जो भूमि की उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था, स्कात, मुसलमानों से संपत्ति पर वसूला जाने वाला 2.5% कर, खम, लूट के 5वें हिस्से पर कब्जा, 1/5वां हिस्सा सैनिकों के लिए छोड़ दिया गया। अन्य कर, सिंचाई कर, उद्यान कर, चुंगी कर और बिक्री कर। मुहम्मद बिन तुगलक के प्रयोग, पूंजी का स्थानांतरण। अलाउद्दीन खिलजी के बाद मुहम्मद बिन तुगलक 1324 से 1351 को एक ऐसे शासक के रूप में याद किया जाता है जिसने कई साहसिक प्रयोग किए और कृषि में गहरी रुचि दिखाई। मुहम्मद बिन तुगलक ने अपने राज्यारोहण के तुरंत बाद जो सबसे विवादास्पद कदम उठाया वह था राजधानी को दिल्ली से देवगिर, बाद में इसका नाम बदलकर दौलताबाद, में स्थानांतरित करना। केवल उच्च वर्गों जैसे शेखों, रईसों और उलेमाओं को दौलताबाद जाने की आवश्यकता थी, जबकि बाकी आबादी दिल्ली में ही रही।
अंततः बढ़ते असंतोष और इस एहसास के कारण कि दक्षिण से उत्तरी क्षेत्रों को नियंत्रित करना मुश्किल था, अतः मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद को राजधानी बनाने का फैसला किया। इसने संचार व्यवस्था में सुधार कर उत्तर और दक्षिण भारत को एक साथ लाने में मदद की। इनमें कई धार्मिक मान्यताओं को मानने वाले लोग भी शामिल थे, जो कि दौलताबाद गए और वहीं बस गए। इन लोगों को तुर्क अपने साथ उत्तर भारत लाए थे एवं इन्होंने दक्कन में सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक विचारों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके परिणामस्वरूप उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी सांस्कृतिक संपर्क की एक नई प्रक्रिया शुरू हुई। टोकन मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू की गई एक और विवादास्पद परियोजना टोकन मुद्रा थी। बर्नी के अनुसार सुल्तान ने टोकन मुद्रा की शुरुआत की क्योंकि सुल्तान की विजय अभियानों के साथ साथ उसकी असीम उदारता के कारण खजाना खाली हो गया था। 14वीं शताब्दी में विश्व में चांदी की कमी हो गई और भारत को संकट का सामना करना पड़ा। इसलिए सुल्तान को चांदी के स्थान पर तांबे के सिक्के जारी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने चांदी के सिक्के टंका के स्थान पर तांबे का सिक्का जीतल चलाया और आदेश दिया कि इसे टंका के समतुल्य स्वीकार किया जाएगा। हालांकि भारत में टोकन मुद्रा का विचार नया था और इसे स्वीकार कर पाना व्यापारियों तथा आम लोगों के लिए कठिन था। राज्य ने टकसालों द्वारा जारी सिक्कों की नकल को रोकने के लिए भी उचित सावधानी नहीं बरती। सरकार लोगों को नए जाली सिक्के बनाने से रोक नहीं सकी और जल्द ही बाजारों में नए जाली सिक्के बहुतायत में आ गए। बर्नी के अनुसार लोगों ने अपने घरों में टोकन मुद्रा ढालना शुरू कर दिया था। हालांकि आम आदमी शाही खजाने द्वारा जारी किए गए तांबे के सिक्कों और स्थानीय स्तर पर बने जाली सिक्कों के बीच अंतर करने में विफल हो रहे थे। अंततः सुल्तान को टोकन मुद्रा वापस लेने के लिए विवश होना पड़ा। खुरासान और कराचिल अभियान 14वीं शताब्दी की शुरुआत में मोहम्मद बिन तुगलक के नेतृत्व में दिल्ली सल्तनत ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने और सीमा विवादों को सुलझाने के लिए कई सैन्य अभियान शुरू किए। खुरासान अभियान का उद्देश्य पश्चिम में अधिक रक्षात्मक रक्षणीय सीमाएं स्थापित करना था। हालांकि यह अभियान कार्यान्वित होने में असफल रहा। कराचिल अभियान उन पड़ोसी पहाड़ी राज्यों के साथ सीमा विवाद को सुलझाने का एक प्रयास था जो चीन के प्रभाव में थे। हालांकि यह अभियान अंततः विफल हुआ। इस असफलता के बावजूद बाद में चीन और दिल्ली के मध्य कूटनीतिक वार्तालाप शुरू हुआ। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के दौरान कृषि सुधार और कुलीनता की स्थिति में हुए परिवर्तन। कृषि सुधार मोहम्मद तुगलक ने कृषि में सुधार के लिए कई लक्षित उपाय खोजने का कार्य किया। इनमें से अधिकांश का परीक्षण दोआब क्षेत्र में किया गया। अलाउद्दीन खिलजी की नीति के अंतर्गत क्षेत्र के जमींदार, जिन्हें खुद और मुकद्दम कहा जाता था, के लिए भी अन्य लोगों के समान ही कर का भुगतान करने का प्रावधान था, परंतु मोहम्मद तुगलक इसमें विश्वास नहीं करता था। परंतु वह राज्य के लिए भूराजस्व का पर्याप्त हिस्सा अवश्य ही चाहता था। सत्ता में रहने के दौरान उसने जिन नीतियों को बढ़ावा दिया वे बुरी तरह विफल रहीं। हालांकि उन नीतियों का दीर्घकालिक प्रभाव सकारात्मक था। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल की शुरुआत में ही गंगा के दोआब में अत्यधिक कर निर्धारण के कारण गंभीर किसान विद्रोह हुआ था। किसान गांवों से भाग गए और मोहम्मद तुगलक ने उन्हें पकड़ने एवं दंडित करने हेतु कठोर कदमों का सहारा लिया। लगभग 6 वर्षों तक इस क्षेत्र को तबाह करने वाले भीषण अकाल ने स्थिति को और भी बदतर बना दिया। मवेशियों और बीजों तथा कुएं खोदने के लिए अग्रिम राशि देकर राहत के प्रयास बहुत देर से किए गए। दिल्ली में मौतों की संख्या इस कदर बढ़ गई कि हवा भी प्रदूषित हो गई। सुल्तान ने दिल्ली छोड़ दी और 2.5 साल तक दिल्ली से 100 मील दूर कन्नौज के पास गंगा के तट पर स्वर्गद्वारी नामक शिविर में जीवन बिताया। दिल्ली लौटने के पश्चात मोहम्मद तुगलक ने दोआब में खेती के विस्तार और सुधार के लिए एक योजना का शुभारंभ किया। उसने दीवान-ए-अमीर कोही नामक एक अलग विभाग की स्थापना की। क्षेत्र को एक अधिकारी की अध्यक्षता में ब्लॉकों में विभाजित किया गया था
जिनका कार्य किसानों को ऋण देकर खेती का विस्तार करना और उन्हें बेहतर फसलें उगाने के लिए प्रेरित करना था, जिनमें जौ के स्थान पर गेहूं, गेहूं के स्थान पर गन्ना, गन्ना के स्थान पर अंगूर तथा खजूर आदि फसल शामिल थे। यह योजना बड़े पैमाने पर विफल रही क्योंकि इस उद्देश्य के लिए चयनित व्यक्ति अनुभवहीन और बेईमान थे तथा उन्होंने अपने स्वयं के उपयोग के लिए धन का दुरुपयोग किया। इस बीच मोहम्मद तुगलक की मृत्यु हो गई और फिरोज ने ऋण माफ कर दिया, लेकिन खेती के विस्तार एवं सुधार की मोहम्मद तुगलक की नीति की फिरोज ने और बाद में अकबर ने और भी मजबूती से लागू किया। विविध कुलीनता की चुनौतियां। परिणामस्वरूप उसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का चरमोत्कर्ष और विघटन दोनों का आरंभ हुआ। मोहम्मद तुगलक को जिस दूसरी समस्या का सामना करना पड़ा वह थी कुलीन वर्ग की समस्या। चहलगानी तुर्कों के पतन और खिलजियों के उदय के साथ कुलीन वर्ग में विभिन्न नस्लों के मुसलमानों का वर्चस्व कम हुआ, जिनमें भारतीय धर्मांतरित लोग भी शामिल थे। मोहम्मद तुगलक ने उन लोगों को महत्व दिया जो गैरकुलीन परिवार से थे। इनमें नाई, रसोइया, बुनकर, शराब बनाने वाली आदि जातियां शामिल थी। उसने उन्हें महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र सौंपे। उसके कुलीन वर्ग में कुछ हिंदू सहित धर्मांतरित मुस्लिमों के वंशज और साथ ही नियुक्त विदेशी दरबारी शामिल थे। कुलीन वर्ग में इस विविधता के कारण उनके मध्य एकजुटता और उनकी राजभक्ति में कमी देखी गई। विशाल साम्राज्य के कारण कुलीन वर्ग को विद्रोह और सत्ता के स्वतंत्र क्षेत्रों की स्थापना करने का अवसर मिला। मोहम्मद तुगलक के कठोर दंडों ने इस प्रवृत्ति को और बढ़ावा दिया। फिरोज शाह तुगलक कैसे सत्ता में आया? मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के दौरान उसके साम्राज्य में, विशेषकर दक्षिण भारत में, बार बार विद्रोह हुए। ये विद्रोह स्थानीय राज्यपालों द्वारा आयोजित किए गए थे और इससे उसकी सेनाओं पर बहुत दबाव पड़ा। विनाशकारी प्लेग के कारण मोहम्मद तुगलक की सेना और कमजोर हो गई, जिसके परिणामस्वरूप उसकी 2/3 सैनिकों की मृत्यु हो गई। दक्षिण भारत से लौटने के बाद हरिहर एवं बुक्का के नेतृत्व में एक और विद्रोह के कारण विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई, जबकि दक्कन में प्रभावशाली विदेशियों ने बहमनी साम्राज्य का गठन किया। बंगाल को भी आज़ादी मिल गई थी। हालांकि मोहम्मद तुगलक अवध, गुजरात और सिंध में विद्रोहों को दबाने में कामयाब रहा, लेकिन अंततः सिंध में उसकी मृत्यु हो गई तथा उसका चचेरा भाई फिरोज तुगलक उसका उत्तराधिकारी बना गया। चूंकि मोहम्मद तुगलक की नीतियों ने कुलीनों, सेना और प्रभावशाली मुस्लिम धर्मशास्त्रियों तथा सूफी संतों में असंतोष पैदा कर दिया था, सत्ता में आने के बाद फिरोज तुगलक को दिल्ली सल्तनत के विघटन को रोकने की चुनौती का सामना करना पड़ा। उसने आसानी से प्रबंधनीय क्षेत्रों पर अधिकार जताते हुए कुलीनों, सेना और धर्मशास्त्रियों के विलुप्तीकरण की नीति अपनाई। उसने दक्षिण भारत और दक्कन पर पुनः नियंत्रण पाने का प्रयास नहीं किया। फिरोज शाह तुगलक द्वारा अपनाई गई नीतियां। फिरोज तुगलक एक उल्लेखनीय सैन्य नेता नहीं था, लेकिन उसके शासनकाल में शांति और क्रमिक विकास का दौर देखा गया। उसने मृत कुलीनों के बेटों, दामादों और दासों को पदों के उत्तराधिकार एवं इक्ता, भूमि अनुदान की अनुमति देने वाला एक फरमान लागू किया। उसने खाता लेखा परीक्षा के समय कुलीनों और अधिकारियों को प्रताड़ित करने की प्रथा को समाप्त कर दिया। इन उपायों से कुलीन प्रसन्न हुए तथा विद्रोह कम हो गए। हालांकि वंशानुगत कार्यालयों और इक्ता की नीति में दीर्घकालिक कमियां थी। इसने सक्षम व्यक्तियों की भर्ती को एक छोटे दायरे से बाहर सीमित कर दिया तथा सुल्तान को एक संकीर्ण कुलीन तंत्र पर निर्भर बना दिया। उसने सेना में आनुवंशिकता के सिद्धांत का विस्तार किया, जिसमें पुराने सैनिकों को उनके बेटों, दामादों या दासों द्वारा प्रतिस्थापित करने की अनुमति दी गई। सैनिकों को अब नकद भुगतान नहीं, बल्कि उन्हें गांवों से भूराजस्व की वसूली का कार्यभार मिलता था। फलस्वरूप अंततः सैनिकों को कोई लाभ नहीं हुआ और सैन्य प्रशासन ढीला पड़ गया तथा भ्रष्टाचार बढ़ गया। उसने स्वयं को एक सच्चा मुस्लिम राजा और अपने राज्य को वास्तव में इस्लामी घोषित करके धर्मशास्त्रियों को खुश करने का लक्ष्य रखा।
इल्तुतमिश के समय से ही राज्य की प्रकृति एवं गैर मुसलमानों के प्रति उसकी नीतियों को लेकर रूढ़िवादी धर्मशास्त्रियों तथा सुल्तानों के बीच संघर्ष होता रहा था। धर्मशास्त्रियों की संतुष्टि के लिए कुछ को उच्च पदों पर नियुक्त किया गया। हालांकि न्यायपालिका और शैक्षिक प्रणाली उसके नियंत्रण में रही। उसने राज्य में उन प्रथाओं का बहिष्कार किया जिन्हें विद्वान गैर इस्लामी मानते थे। उसने ही जजिया कर लगाने की शुरुआत की थी। फिरोज तुगलक पहला शासक था जिसने हिंदू विचारों और प्रथाओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए हिंदू धार्मिक कार्यों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद करने के लिए कदम उठाए। उसके शासनकाल के दौरान संगीत, चिकित्सा और गणित पर कई पुस्तकों का भी संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया गया था।